हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। आर्टिफिशियल फाइबर्स को कृत्रिम तंतु भी बोलते हैं। इस प्रकार के तंतु प्रकृति के किसी स्रोत से नहीं मिलते, बल्कि रासायनिक व यांत्रिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक तंतुओं से अधिक मजबूत व स्थायी होते हैं। इनको अपनी आवश्यकता अनुसार कितना भी बनाया जा सकता है। कृत्रिम तंतुओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, मानव द्वारा निर्मित, और सेकंड, रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित तंतुओं को बनाने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घोल में बदल लिया जाता है। इस घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है, जिससे प्राप्त बारीक अविरल चमकदार रेशों को सुखा लिया जाता है। इन तंतुओं को सामूहिक रूप से रेयॉन नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह तल जो प्रकाश परावर्तित करे। भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होने के कारण इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है इसका नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, सेकंड है विस्कोस रेयॉन, और थर्ड है कुप्रामोनियम रेयॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, यह रेयॉन को बनाने की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1884 में प्रोफेसर चार्ल्स एडमंड्स ने किया था। प्रोफेसर जॉर्ज एडमंड्स ने किया था। ठीक है। इस विधि में कपास पर नाइट्रिक अम्ल व गंधक के अम्ल की क्रिया करके प्राप्त घोल के गाढ़ेपन को कम करने हेतु इसमें अल्कोहल या ईथर मिलाते हैं। इस घोल को जब स्पिनरेट से गुजारते हैं तो इसका ईथर और अल्कोहल वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा इसके बाद हमें अविरल धागे प्राप्त होते हैं, और इन धागों को सुखाने के बाद हमें तंतु प्राप्त होता है। सेकंड है आपका विस्कोस रेयॉन। इस विधि की खोज सन 1892 में वेबर क्रॉस व मीडल ने की थी। इसमें बांस की लुगदी में कास्टिक सोडे की अभिक्रिया करके क्षारीय सेलुलोज में बदल देते हैं। 2-3 दिन बाद इसमें कार्बन डाई सल्फराइड मिलाकर जेनथेट सेलुलोज बना लेते हैं। इसे कास्टिक सोडे के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। प्राप्त गाढ़े पदार्थ को ही विस्कोस कहते हैं। इसे स्पिनरेट से गुजारने पर रेयॉन प्राप्त होता है। इस विधि से सुंदर व आकर्षक वस्त्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका आएगा कुप्रामोनियम रेयॉन। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में L.H. देसापिस ने किया था। इसमें कपास की पट्टियों को कास्टिक सोडा में घोलकर उसमें कॉपर सल्फेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं। द्रव के जमने पर उसे स्पिनरेट से गुजारकर धागा प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। ठीक है। इसमें रासायनिक विधियों द्वारा में सबसे पहले आपका आएगा नाइट्रोसेल्यूलोज तंतु। नाइट्रोसेल्यूलोज तंतु क्या होता है? तो यह नाइट्रोसेल्यूलोज तंतु समूह इसलिए अलग किया गया है क्योंकि इसमें विभिन्न तत्वों से बड़े अणुओं को संश्लेषित किया जाता है, जिसे लाइनर पॉलीमर कहा जाता है। प्रत्येक विशिष्ट यौगिक के अणु तंतुओं में एक समांतर रेखा या पंक्तियों को व्यवस्थित करते रहते हैं। अणुओं की यह व्यवस्था मॉलिक्यूलर और ओरिएंटेशन कहलाती है। इन तंतुओं की विशेषता उनके रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। आजकल कई प्रकार की संश्लेषित दीर्घ श्रृंखला के पॉलीमर हैं। इसमें फर्स्ट है सबसे पहले नायलॉन। नायलॉन
नायलॉन एलिफिड पॉलीमाइड तंतु से मिलता है। सेकंड है आपका अरामिंड, अरामिंड एरोमेटिक पॉलीमाइड तंतु से मिलता है। पॉलिस्टर डाइहाइड्रिक अल्कोहल से प्राप्त होता है। एक्रिलिक और माड एक्रिलिक ये दोनों एक ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। एक्रिलिक एक्रीनिट्रेट ये दोनों एक ही रासायनिक से। नेक्स्ट आपका आएगा स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स आपकी पॉलीयूरेथेनिक नामक रासायनिक क्रिया से प्राप्त होता है। ऑल्फिन आपकी इथाइलिन नामक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा सरन और ब्रियोन, सरन और ब्रियोन एक ही इसमें एक ही रासायनिक प्रक्रिया की जाती है। इसको हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड, जो विनाइल क्लोराइड रासायनिक प्रक्रिया से हमें सरन और ब्रियोन नामक तंतु प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका आएगा पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट हमें कार्बोनिक एसिड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट एलिजेंट, एलिजेंट जो हमें कैल्शियम एलिजेंट से प्राप्त होता है। फिर आपका लास्ट आएगा इसमें फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन हमें कैल्शियम एलिजेंट से प्राप्त होता है। इसके बाद आपका आएगा प्रोटीन तंतु, प्रोटीन तंतु तो मक्का और दूध जैसे पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन को रासायनिक विधियों द्वारा प्रोसेस किया जाता है और तंतु में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है रबर तंतु, यह निर्मित तंतु होता है जिसमें तंतु निर्मित करने वाला पदार्थ प्राकृतिक होता है। उपचारात्मक रबर को लंबे धागों के रूप में बनाया जाता है जिसकी जो शेप होती है वो आड़ी भी हो सकती है, चौकोर तथा गोल किसी भी शेप में हो सकता है। इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। यह लोच में वस्त्र बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा धात्विक तंतु, यह तंतु भी निर्मित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम व स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये घर की परिसज्जाओं के जो सजावटी वस्त्र होते हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खनिज तंतु, कई प्रकार के खनिज तंतु जो हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इसमें प्रमुख होता है, इसमें इसके तीन हुए हैं खनिज तंतु, कांच, सिरेमिक और ग्रेफाइट। कांच प्राकृतिक खनिज जैसे कांच हमें कैसे, जैसे सिलिका, मिट्टी, चूने का पत्थर, सोडा ऐश आदि को अत्यंत उच्च तापक्रम पर फ्यूज करके कांच बनाया जाता है। इस कांच फ्यूज करने के बाद जो कांच बनाया जाता है इसके बाद तंतु बनाया जाता है। यह उच्च ज्वाला प्रतिरोधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिरेमिक, यह तंतु बहुफिलामेंट है, उच्च ताप प्रतिरोधक है और इसके बहुत सीमित उपयोग है। लास्ट आपका आएगा इसमें ग्रेफाइट तंतु, यह तंतु कार्बन है जो कि अत्यंत ही सावधानी पूर्वक नियोजित स्थितियों में बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी प्राकृतिक तंतु तथा कृत्रिम तंतुओं में अंतर। वस्त्र तंतुओं में प्रयोग होने वाली सभी तंतुओं को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या था? नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। दोनों फाइबर्स में तंतुओं के मुख्य क्या अंतर थे इसमें? जो नेचुरल फाइबर्स क्या थे, वो प्रकृति से प्राप्त हो रहे थे और कृत्रिम फाइबर्स जो हमें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जो थे वो एक सीमित मात्रा में बनाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम कितनी भी ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। इसकी मोटाई लंबाई भी अपनी इच्छानुसार बनाई जा सकती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। बस, थैंक यू।